हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर अपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने अपनी यूटिलिटी के टॉपिक को कवर अप किया था। और आज की क्लास के अंदर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में जानेंगे और अपना इसका डिफरेंस के बारे में भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। इसमें हम क्या देखेंगे, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से आप क्या समझते हो। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि कंज्यूमर, इट मीन्स कि जो भी गुड्स और सर्विसेज परचेज करता है व्यक्ति, वो क्या होता है, हमारा कंज्यूमर होता है। अब वो क्या कर रहेगा, वो क्या है, इक्विलिब्रियम। इट मीन्स कि उसको जो उसकी क्या है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन होनी चाहिए। तो हम क्या देख रहे हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, एक ऐसी सिचुएशन होती है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन इन विच अ कंज्यूमर हैज मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। उसको क्या हो कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो विथ लिमिटेड इनकम। जो भी उसके बाद लिमिटेड इनकम को हम क्या लिख सकते हैं, गिवन इनकम भी लिख देते हैं कई बुक्स के अंदर, या फिर कांस्टेंट इनकम भी लिख सकते हैं ऐसे। एंड डज नॉट टेंड टू चेंज हिज एक्सिस्टिंग वे ऑफ एक्सपेंडिचर। वो इस तरीके अपने से अपना इनकम को एक्सपेंडिचर करे कि उसका ये ना लगे कि हाँ भाई मैंने क्या है, जो भी कुछ सर्विसेज परचेज करी है वो उसको चेंज ना करे। जो भी उसका एक्सपेंडिचर का वे है उसको क्या होता है, चेंज ना करे, है ना। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं, कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम पे इक्विलिब्रियम गेन करेगा, जो उसकी क्या है, जो लिमिटेड इनकम को वो एक्सपेंडिचर करने वाला है, उससे उसको क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, और वो क्या है, जो एक्सपेंडिचर कर रहा है उसको वो क्या है, चेंज ना करे। आगे देखते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम केसों पर सिंगल कमोडिटी के केस के अंदर देखेंगे। और हमारे इसके अंदर क्या आती है, टू कमोडिटी केस भी आती है, वो भी हम देखेंगे अपना। अब सब पहले देखते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी क्या कहते हैं भाई। सिंगल कमोडिटी केस के अंदर consumer purchasing a single commodity will be at equilibrium when he buys a commodity in such a quantity that gives him maximum satisfaction। वो इतनी क्वांटिटी परचेज करेगा कि क्या लिखा है, वैन ही बाइज अ कमोडिटी इन सच अ क्वांटिटी, जब क्या है वो इतनी क्वांटिटी परचेज करेगा किसी भी कमोडिटी की, जब तक उसको क्या मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन ना हो जाए, उसके बाद में वो उस क्वांटिटी को क्या छोड़ देगा। आप कोई भी कमोडिटी परचेज करने जाते हो तो उसकी उतनी ही क्वांटिटी परचेज करोगे ना जितनी आपको ज़रूरत है, और जितनी आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपकी को वो क्वांटिटी क्या देगी, सेटिस्फैक्शन गेन कर रही दे रही है आपको, क्या मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे रही, तब तक ही आप उस क्वांटिटी को परचेज करते हो। उसके बाद में क्या छोड़ देते हो आप उस क्वांटिटी को, नहीं अब नहीं चाहिए हमें। अब देखते हैं इसके अंदर द टू फैक्टर्स हैं इसके अंदर विच अफेक्ट द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द गिवन कमोडिटी टू बी कंज्यूम। जो भी आपको के पास गिवन कमोडिटी है उसको कंज्यूम करने के लिए दो फैक्टर्स आते हैं। पहला आता है हमारा द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, उसका प्राइस क्या होगा उस गिवन कमोडिटी। कई बार होता है ना कि प्राइस अगर कम होता है तो क्या आएगा, व्यक्ति क्या उसको ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करना चाहता है। और एक और फैक्टर क्या कहता है कि हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ई सक्सेसिव यूनिट, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी आपको उसकी हर एक सक्सेसिव यूनिट को उसकी मार्जिनल यूटिलिटी, अगर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ी हुई आ रही है तो आप क्या उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन करोगे। अगर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, डिक्रीज होते चले जा रही है, तो आपके से उसकी आप क्या करोगे, उसकी सेटिस्फैक्शन को रिड्यूस कर दोगे। अब देखते हैं इसके अंदर कंडीशन आती है, इसके अंदर दो कंडीशन है, दोनों को ही फुलफिल करना है हमें। पहली कंडीशन क्या कहती है, ए कंज्यूमर वैन कंज्यूमिंग अ सिंगल कमोडिटी एक्स विल बी एट इक्विलिब्रियम वैन मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस के इक्वल आ जाए तो उस केस में हम क्या कह रहे हैं कि हमारा कंज्यूमर विल बी एट इक्विलिब्रियम। तो हमारा कंज्यूमर क्या होगा, इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे पहुंच जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमने लिया पी एक्स क्या ले लिया, प्राइस ले लिया 10 रुपीज़ 10 रुपीज़ 10 रुपीज़, और मार्जिनल यूटिलिटी ले लिया हमने उसकी एक्स का एम यू एक्स क्या ले लिया हमने 30 20 10 0 फिर देन -10। तो उसके मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस कहाँ पर इक्वल आ रहेगा, इस केस में। तो इसकी केस को क्या कहते हैं, हमारा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन कर रहा है हमारा कंज्यूमर। इस केस में क्या कर रहा है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन कर रहा है हमारा कंज्यूमर। और नेक्स्ट हम देखते हैं कंडीशन 2 क्या कहती है हमारी, कि मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स एज कंजप्शन इंक्रीजेस। जितनी ज़्यादा हम क्या है कंजप्शन को बढ़ाते चले जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या, अगर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स हो रही है, मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स एज कंजप्शन इंक्रीज, कंजप्शन को जितना ज़्यादा बढ़ाते चले जा रहे हैं उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। तो उस केस में भी हमारा क्या आएगा,
जो ये आती है हमारी सेकंड कंडीशन। ये दोनों कंडीशन क्या है हमारी फुलफिल होनी चाहिए जब हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बताना है सिंगल कमोडिटी के केस में। अब देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी के टर्म्स में हम कैसे लिख सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी को? मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स यूटाइल अपॉन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी। ओके, आगे देखते हैं। हम इसको टैबलर प्रेजेंटेशन के थ्रू बहुत ज़्यादा इजीली इस वे में समझ जाएंगे कि हमारा कंज्यूमर कहाँ पर इक्विलिब्रियम गेन करेगा। जैसे कि अभी हमने देखा था कि कैसे हमारा कंज्यूमर एमयू एक्स इक्वल टू पी एक्स के बराबर कैसे आएगा। तो यहाँ क्या लिया है हमने, यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी ली है यहाँ पर, और देन हमने क्या लिया है, प्राइस लिया है, फिर हमारे मार्जिनल यूटिलिटी ली है यूटिल्स की फॉर्म में, एंड देन हमने क्या लिया है मार्जिनल यूटिलिटी इन रुपीज़ की फॉर्म में। एम यू एक्स लिखते हैं इसको हम, एम यू एक्स इक्वल टू यूटिल बराबर कितना आ रहा है, यूटिल इक्वल टू 1 यूटिल इक्वल टू 1 रुपीज़ के बराबर है। और यहाँ के लिया है हमने तो एम यू एक्स माइनस के पी एक्स का डिफरेंस लिया है। और रिमार्क्स के अंदर हम देखेंगे क्या क्या मिल रहा है हमें। पहली क्वांटिटी पे क्या आ रहा है हमारा, प्राइस अगर 10 है और देन मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है 30 एंड मार्जिनल यूटिलिटी एम यू एक्स कितना दे रखा है हमें 30/1। हमारे पास क्या थे मार्जिनल यूटिलिटी 10 थी और 30 थी, 30/1 क्या आया हमारे पास 30 आ जाएगा। और देन अब क्या करेंगे हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो 30 माइनस 10, 30 माइनस 10 कितना आएगा 20। ओके, नेक्स्ट वाले केस के अंदर देखते हैं हम। नेक्स्ट में क्या लिया है, सेकंड क्वांटिटी के ऊपर हमने प्राइस 10 आएगा, प्राइस क्या आएगा हमारा कांस्टेंट चल रहेगा। प्राइस क्या, जब एक प्राइस क्या हो सेम ही प्राइस चले पूरी जितनी भी हम क्या क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं कांस्टेंट प्राइस या फिर गिवन प्राइस या फिर क्या हमारा सेम प्राइस। अब इसके अंदर हम क्या ले रहे हैं, हमारे पास का मार्जिन एम यू एक्स कितना है हमारे पास 20। अब इसमें से हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे 10, तो कितना है हमारे पास 10। और अगले केस में क्या आएगा 10 माइनस 10 एम यू एक्स माइनस पी एक्स कितना है 0। नेक्स्ट केस में हम क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या था एम यू एक्स कितना है हमारे पास 0 है और पी एक्स कितना है हमारे पास 10 है, तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, माइनस 10 आ गया एंड देन माइनस 10 माइनस 10 और हमारा प्राइस कितना है 10 है, तो -20। अब ऊपर वाले दो केसेस में हम क्या देखने को मिला है, ये क्या पॉजिटिव है, पॉजिटिव आ रहा है। और जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या आ रही है ज़्यादा आ रही है प्राइस से, इसमें भी ज़्यादा आ रही है प्राइस से। तो इस केस में क्या होगा, वेयर मार्जिनल यूटिलिटी ग्रेटर देन द पीएक्स सो दैट द कंज्यूमर विल इंक्रीज द कंजप्शन। इस केस में क्या होगा, कंज्यूमर क्या है इंक्रीज करते चले जाएगा कंजप्शन। और वो कब तक इंक्रीज करेगा अपनी कंजप्शन को, तब जब तक हमारा एम यू एक्स इक्वल टू प्राइस के इक्वल ना आ जाए, एम यू एक्स इक्वल टू प्राइस के इक्वल ना आ जाए तब तक क्या आएगा उसकी अपनी क्या है कंजप्शन को इंक्रीज करता चला जाएगा। इसके अंदर क्या होगा हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वर्क करेगी, एल डी एम यू क्या आएगा इसके अंदर वर्क करती है। जब क्या आएगा किसी भी कमोडिटी को हम क्या आएगा लगातार बेसिस पे कंजप्शन उसकी बढ़ाते चले जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है फॉल्स होने लगती है। और वो जब तक एक हमारी मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स होके हमारे प्राइस के इक्वल ना आ जाए तब तक हमारे क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं होता। जब भी जैसे ही वो हमारी प्राइस के इक्वल आ गया तो उस केस में क्या कहेंगे हम, कंज्यूमर बिकम्स इक्विलिब्रियम कब होगा हमारा एम यू एक्स इक्वल टू प्राइस। अब देख रहे हैं हम नीचे वाले दो केसेस के अंदर हमारा क्या है मार्जिनल यूटिलिटी क्या आ रही है लेस आ रही है। ये क्या आती है हमारी एम यू एक्स क्या आती है लेस आ रही है, लेस देन द प्राइस से। तो हमारे हमें क्या मिल जाएगा नेगेटिव आ रहा है हमारे पास। और जब हम क्या देखते हैं इसके अंदर भी हमारी क्या लेस आ रहेगी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है हमारी लेस है देन द प्राइस से। तो इन दोनों केसेस में हम क्या कह रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है हमारी लेस है देन पी एक्स सो दैट द कंज्यूमर विल डिक्रीज द कंजप्शन। इस केस में क्या होगा कि हमारे जो कंज्यूमर है वो क्या कर देगा डिक्रीज कर देगा कंजप्शन। अब वो कंजप्शन डिक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा हमारी मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स होगी। तो मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स होते होते क्या है कि हमारी प्राइस के इक्वल ना आ जाए जब तक हमारी मार्जिनल यूटिलिटी, तब तक क्या आएगा कंज्यूमर उसकी क्वांटिटी को क्या परचेज नहीं करेगा, डिक्रीज कर देता है उसकी कंजप्शन को। तो ये दोनों हमने केस पढ़े, केस 1 एंड केस 2। अब आगे देखते हैं हम
अपने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आप कैसे करोगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की इन केस ऑफ अ सिंगल कमोडिटी। तो हम क्या देखते हैं, हम इसको लेबलिंग कैसे करेंगे। यहाँ लिए है हमने यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी एक्स की कमोडिटी कंजप्शन, हमने यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी एक्स ली है, जितनी कम क्वांटिटी कंजप्शन कर रहे हैं। देन हमने क्या लिया है मार्जिनल यूटिलिटी और द प्राइस ऑफ द कमोडिटी ली है, एक्स कमोडिटी ली। ओके, और हमने हमारा प्राइस था कांस्टेंट, तो मतलब जितनी भी आप क्वांटिटी परचेज कर रहे हो 1 2 3 4 जितनी भी आप क्वांटिटी परचेज कर रहे हो, हर एक क्वांटिटी पे क्या रहेगा आपका प्राइस कांस्टेंट रहेगा 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ आपका क्या रहेगा प्राइस रहेगा। और जो इसकी कंज्यूमर कहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम था, हम एक बार देख लेते हैं। हमारा कंज्यूमर था थर्ड क्वांटिटी पे इक्विलिब्रियम, है ना। थर्ड क्वांटिटी पे हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम था, जहाँ पर हमारा जो एम यू एक्स इक्वल टू प्राइस आ रहा था। तो हम देखते हैं एक बार इस क्वांटिटी के ऊपर, ये क्या हमारी थर्ड क्वांटिटी है, यहाँ पर प्राइस कितना है हमारा 10 है, और ये मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व जा रहेगा वो यहाँ से गुजरता हुआ जा रहा है। तो इस केस को हम क्या कहेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आ रहा है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस की। ओके, और इस पॉइंट को क्या कहते हैं हम, फोर्थ पॉइंट को, क्वांटिटी फोर्थ पे क्या आएगा हमारा जीरो मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पर हमें क्या कोई भी मार्जिनल यूटिलिटी नहीं मिल रही है, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन हो जाता है ये। आगे देखते हैं हम, जो हमने अभी प्रीवियस जो भी ये दोनों केस पढ़े थे कि मार्जिनल यूटिलिटी अगर हमारा ग्रेटर आता है या फिर मार्जिनल यूटिलिटी हमारा लेस आता है, दोनों ही केस में हमारा जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम गेन नहीं करेगा। इसको एक बार हम समझ लेते हैं और अच्छी तरीके से। कंज्यूमर वैन कंज्यूमर सिंगल कमोडिटी से एक्स विल बी एट इक्विलिब्रियम वैन मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस। जब तक क्या है उसको मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस ना मिल जाए तब तक वो गेन नहीं कर पाता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं होता। अब देखते हैं पहली कंडीशन क्या कहती है, इफ एम यू एक्स इज ग्रेटर देन द पी एक्स। तो इस केस में क्या कह रहे हैं कि कंज्यूमर विल नॉट बी एट इक्विलिब्रियम एज द कंज्यूमर बाइज मोर। तो इस केस में क्या होगा कि कंज्यूमर क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बाई करेगा। क्यों बाई कर रहा है भाई, क्योंकि कि उसको जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या मिल रही है, ज़्यादा मिल रही है प्राइस से, है ना। और जो हमारा एल डी एम यू मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि जब आपको एम यू एक्स मतलब जो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है ज़्यादा आपको सेटिस्फेक्शन गेन हो रही है, तो आप क्या उसको केस में कमोडिटी को ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन करते हो। और जो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसी कमोडिटी कंजम्पशन करोगे तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या करेगी, फॉल्स करेगी। और वो इतनी फॉल्स कर जाए कि जो बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से वो इतनी फॉल्स कर जाए कि व्हेन इट बिकम्स इक्वल टू द प्राइस के इक्वल आ जाए, when it becomes to the price equal to the price, the consumer gets a maximum satisfaction। तो इस केस में क्या होगा, कंज्यूमर क्या करेगा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन कर लेगा। जैसे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर लिए हमने क्वांटिटी, अगर हम उसी क्वांटिटी को उसी कमोडिटी क्वांटिटी को क्या है इंक्रीज करते चले जा रहे हैं, तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी क्या करेगी फॉल्स करते रहेगी, और वो इतनी क्वांटिटी के इतनी फॉल्स कर हो जाएगी कि जहाँ पर हमारे क्या है एम यू एक्स इक्वल टू पी एक्स के बराबर आ जाए। तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि हमारा कंज्यूमर विल बी एट इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी। और दूसरे केस में क्या कह रहे हैं कि इफ़ एम यू एक्स इज लेस दैन द पी एक्स, अगर एम यू एक्स क्या आता है हमारा लेस आता है पी एक्स के केस में, तो सिमिलर केस है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमें क्या है कम सेटिस्फेक्शन मिल रही है, एम यू एक्स क्या कम है तो हमें कम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो अब क्या करेंगे हम, देन आल्सो द कंज्यूमर विल नॉट बी एट इक्विलिब्रियम, इस केस में भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं होगा, ही विल हैव टू रिड्यूस द कंजम्पशन। तो इस केस में क्या करेगा वो रिड्यूस कर देगा कंजम्पशन को रिड्यूस करेगा ऑफ द कमोडिटी इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेटिस्फेक्शन लेवल टिल मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स इक्वल टू द प्राइस। आप कोई भी कमोडिटी आप कंजम्पशन करते हो जब आप क्या होगा उसकी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे नहीं पहुंच पाते। जैसे सपोज दैट कि आप क्या होगा कोई जैसे कि बर्गर खा रहे हो, आपने 10 क्वांटिटी तक बर्गर खा लिए है ना, उसके बाद में क्या है वो आपको नेगेटिव गेन दे रही है, तो आप क्या उसको बर्गर की क्वांटिटी को उसकी कंजम्पशन कर दोगे, थोड़े समय के लिए रिड्यूस कर दोगे, नहीं खाओगे, उसके बाद में खाना खाओगे तो फिर आपसे खाया जाएगा। तो इस केस में हम क्या कह रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या करेगी हमारी फॉल्स करेगी कब, जब हम क्या कर देंगे मार्जिनल यूटिलिटी क्या फॉल्स आ रही है, तो इस केस में हम क्या करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी एक्स इज लेस दैन द पी एक्स। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं क्वांटिटी को क्या क्या कर देंगे कम कर देंगे, उसकी कंजप्शन की क्वांटिटी कम कर देंगे। तो जो मार्जिन ये क्या हो जाएगी हमारी एम यू एक्स इक्वल टू पी एक्स के बराबर आ जाएगी।
ओके, आप देखते हैं हम आगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी केस के अंदर। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी केस क्या कहता है कि इसके अंदर क्या है कि द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी इज एप्लीकेबल ओनली इन द केस ऑफ अदर वन कमोडिटी और अ सिंगल कमोडिटी केस। वो एक कमोडिटी या फिर हम दो कमोडिटी लेते हैं तो उसके अंदर क्या है, हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी क्या है, वर्क कर रहा है। हाउएवर इन रियलिटी, लेकिन वास्तविकता में क्या होता है कि कंज्यूमर कंज्यूम मोर देन वन कमोडिटी। हम क्या कह रहे हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी एक ही कमोडिटी के कंजम्पशन के अंदर वर्क कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है कि हम क्या सिर्फ और सिर्फ एक ही कमोडिटी कंजम्पशन कर रहे हैं। मतलब कि आप क्या है सिर्फ और सिर्फ बनाने के सहारे ही अपना जीवन अपनी क्या है पूरे सर्वाइव कर रहे हो, या फिर कि आप क्या है बर्गर के थ्रू ही अपने आप जिंदा हो, या फिर और भी बहुत सारी सिर्फ और सिर्फ एक ही कमोडिटी आप क्या है कंजम्पशन कर रहे हो। तो उस केस में ये तो ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। तो कंज्यूमर क्या करता है कि मोर देन वन कमोडिटी, एक से ज़्यादा कमोडिटी कंजम्पशन करता है। देयरफॉर इन दोस केसेस द लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल इज यूज्ड। तो इस केस में क्या होता है, हमें लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी का इस्तेमाल करना पड़ता है। इट हेल्प्स इन ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर के इनकम के ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ द कंज्यूमर की इनकम को क्या करता है, ये ऑप्टिमम एलोकेशन करता है। मतलब कितने आपके पास इनकम है उसको वो इस तरीके से यूज़ करेगा। ऑप्टिमम एलोकेशन मतलब कि उस तरीके से यूज़ करेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। और एलोकेशन के अंदर पढ़ा था ना फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि हमें जो भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है उनका हमें इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे। अब देखते हैं हम लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी, आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी को हम क्या लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। Law of equity marginality is also known as the law of substitution. Law of maximum satisfaction and the Gaussian second law is based on the law of diminishing marginality. इसका बेस तो हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ही रहेगा। इसको हम क्या दो नामों से और जाते हैं, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन और फिर गॉसियन सेकंड लॉ। गॉसियन सेकंड लॉ तो कह रहे हैं इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी की वजह से। Therefore, all its assumption will be applicable to the law of equity marginality also. जो भी हमने assumptions ली हैं पहले वो सारी की सारी assumptions हमारी क्या इसके अंदर भी applicable होंगी law of equity marginality के अंदर। The law of equity marginality state that a consumer gets a maximum satisfaction when ratio of marginality of two commodities and their respective prices are equal and marginality causes consumption increases। तो इसके केस में हम क्या कह रहे हैं कि हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी एक्स, सपोज दैट हमने क्या कोई एक्स कमोडिटी परचेज करते हैं और जो उसका प्राइस है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी टू कमोडिटी एंड देयर रेस्पेक्टिव प्राइसेस क्या हो जाए, इक्वल आ जाए। जैसे पी एक्स ले लिया या फिर पी वाई ले लिया तो इन दोनों के प्राइस क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। तो म्यू एक्स ओपन में पी एक्स अभी हम देखते हैं आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखते हैं आगे कैसे वर्क करेंगे हम इसे। टू नेसेसरी कंडीशंस है इसके अंदर टू अटेन अ कंज्यूमर इन टू कमोडिटीज। पहली केस क्या कहता है, हमारा जो रेशियो है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी का टू प्राइस इज द सेम इन केस ऑफ बोथ द कमोडिटी। दोनों ही केस के अंदर ये क्या है, सेम इन द बोथ केस ऑफ बोथ गुड्स के अंदर, दोनों ही गुड्स के अंदर ये एप्लीकेबल होना चाहिए। पहले क्या कहता है हमारा, we already know that the consumer consuming a single commodity will be at equilibrium। सिंगल कमोडिटी के अंदर कंज्यूमर कहाँ पर इक्विलिब्रियम गेन कर रहेगा, कंज्यूमर विल बी एट इक्विलिब्रियम। तो इस केस में ये क्या ले रहे हैं, एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स इक्वल टू एम यू एम। और ये एम यू एम क्या आएगा हमारा कॉन्स्टेंट है, तो हम क्या कह सकते हैं एम यू एक्स इक्वल टू पी एक्स, है ना। और आगे देखते हैं हम, ए कंज्यूमर कंज्यूमिंग अनदर कमोडिटी से वाई विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन एम यू वाई अपॉन में पी वाई, एम यू वाई अपॉन पी वाई इक्वल टू एम यू एम। इन इक्वेटिंग फर्स्ट और सेकंड, जब हमने क्या करा इक्वेट कर दिया पहली और दूसरी कंडीशन को, तो हमें क्या मिलेगा, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई, और किससे इक्वल है एम यू एम के।
और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि एज्यूम करके चल रहे हैं, एज वी एज्यूम दैट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एम इज कांस्टेंट एंड दे अबव इक्विलिब्रियम कंडीशन कैन बी रिस्टेटेड एज। तो जो ऊपर की हम इक्विलिब्रियम कंडीशन को कैसे रिस्टेट कर सकते हैं, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई, और यहाँ क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा, तो इसको हम क्या है इससे बड़े लिखें ही ना। और हम इसको एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं कि वैन जब हमारा क्या पी एक्स इक्वल टू पी वाई के इक्वल आ गया है, दैन इक्विलिब्रियम कंडीशन कैन बी रिटन एज। तो हम इक्विलिब्रियम कंडीशन को कैसे लिख सकते हैं, एम यू एक्स इक्वल टू एम यू वाई और पी एक्स इक्वल टू पी वाई। वैन एम यू एक्स अपॉन एम यू एक्स पी एक्स और एम यू वाई एम यू, ये वाली कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती है तो इस केस में क्या होगा आगे देखेंगे हम। तो हम क्या कह रहे थे कि जब हमारा क्या है मार्जिनल यूटिलिटी एक्स इक्वल टू पी वाई के इक्वल आ जाए तो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, प्राइमरी यूटिलिटी एक्स इक्वल टू पी वाई के इक्वल आ जाए तो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। ये दोनों कंडीशन, ये पहली कंडीशन हमारी क्या है फुलफिल हो गई है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेस। इस वाली कंडीशन को अभी हम देखेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स करती है हमारी जब क्या है कंजम्पशन हम क्या करते हैं बढ़ा देते हैं। तो अनदर कंडीशन रिक्वायर्ड टू फॉर अटेनिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केसेस इज दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी मस्ट फॉल एज मोर ऑफ इट्स कंज्यूम। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या है किसी भी कमोडिटी को कंजम्पशन करते हो तो इस केस में क्या होता है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स करती है। इफ तक मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी डज नॉट फॉल विथ एन इंक्रीज इन इट्स कंजम्पशन, जब उसकी कंजम्पशन को बढ़ाते हो तो उसकी अगर मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स नहीं करती है, then consumer will marginal utility of commodity does not fall with an increase in consumption, then the consumer will continue to buy that one commodity only। अगर उस कमोडिटी की कंजप्शन फॉल नहीं कर रही है तो उस केस में क्या होगा कि जो कंज्यूमर है वो क्या करेगा, विल कंटिन्यू टू बाय दैट वन कमोडिटी ओनली, तो उसी कमोडिटी को वो सिर्फ उसी कंजप्शन कर रहा है करेगा। विच डज नॉट फॉल, विच डज नॉट फॉल नॉट विच डज नॉट हैपन इन रियलिटी। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि अगर उसकी क्या मार्जिनल ऑफ अ कमोडिटी डज नॉट फॉल नहीं करती है तो उस केस में क्या है कंजम्पशन की इंक्रीज, सीधी कमोडिटी कंजम्पशन इंक्रीज करता चला जाए, तो ऐसा नहीं होता है रियलिटी के अंदर। द कंज्यूमर विल नेवर रीच एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इस केस में क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंच ही नहीं सकता। तो हमने प्रीवियस केसेस के अंदर क्या देखा था कि जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या करता है फॉल्स करता है, फॉल्स करता है जब तक वो प्राइस के इक्वल आ जाए तब तक क्या आएगा वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं गेन कर सकता। तो हम एट द फाइनली हम क्या कह सकते हैं, finally it can be said that a consumer consuming two commodities will be at equilibrium when he spends his income in a way that ratio of marginal utility of two commodities and their respective prices are equal। तो जब तक हमारा क्या है जो रेशियो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी और जो इसके रेस्पेक्टिव प्राइसेस का जो रेशियो है वो क्या है इक्वल ना आ जाए, एंड एज द कंज्यूमशन इंक्रीजेस मार्जिनल यूटिलिटी फॉल। और जो हम जितने ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ाते चले जाएंगे तो उस केस में क्या होगा हमारी मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स होनी चाहिए। अब ये हमने जो अभी प्रीवियस जो कंडीशंस देखी थी इसके अंदर क्या था कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होनी चाहिए हमारे एम यू एक्स का जो रेशियो है एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल आना चाहिए हमारा एम यू वाई अपॉन पी वाई की, ठीक है। तो ये हमारा क्या फुलफिल होना चाहिए। अगर मान लो कि एम यू एक्स क्या आ रहा है हमारा लेस, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स क्या आ रहा है लेस ग्रेटर आ रहा है हमारा एम यू वाई अपॉन पी वाई से, तो इस केस में क्या होगा कि इट मीन्स दैट द कंज्यूमर इज गेटिंग मोर मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम कमोडिटी एक्स। एक्स की कमोडिटी से उसको क्या ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है एज कम्पेयर टू ऑफ कमोडिटी वाई। एक्स की कमोडिटी जब वो कंजम्पशन कर रहा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिली है एज कम्पेयर टू वाई। तो देयरफॉर द कंज्यूमर विल परचेज मोर ऑफ एक्स। अगर जिस कमोडिटी से आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो उसी कमोडिटी आपको आप क्या करोगे ज़्यादा परचेज करोगे, एंड लेस ऑफ वाई रिजल्टिंग इन अ फॉल इन अ मार्जिनल यूटिलिटी। तो इस केस में क्या होता है जो हमारे मार्जिनल यूटिलिटी क्या करने लगती है फॉल्स करने लगती है, एंड इंक्रीज इन मार्जिनल यूटिलिटी वाई। अगर मार्जिनल यूटिलिटी क्या करेगी हमारी एम यू एक्स की अगर हम कमोडिटी की कंजप्शन को बढ़ाते चले जाएंगे तो इस केस में क्या होगा जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या करने लगेगी फॉल करने लगेगी,
और जो इंक्रीज और मार्जिनल यूटिलिटी बाई की क्या करने लगेगी, इंक्रीज करने लगेगी। द कंज्यूमर विल कंटिन्यू परचेज मोर ऑफ एक्स टिल, कंज्यूमर क्या करेगा कि अपनी जो कंज्यूमर क्या करेगा, कंटिन्यू टू परचेज मोर ऑफ एक्स टिल, जब तक उसकी क्या मार्जिनल यूटिलिटी एक्स अपॉन पी एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन पी वाई के इक्वल ना आ जाए। ओके, ये होती है हमारी पहला केस है इसके अंदर। अब आगे देखते हैं हम कि मार्जिनल यूटिलिटी एक्स अपॉन पी एक्स इज लेस देन द एम वी वाई अपॉन पी वाई। इस केस में क्या हो रहा है कि हमें जो भी हम कमोडिटी एक्स की कंजम्पशन कर रहे हैं तो वो क्या, उसकी सेटिस्फेक्शन हमें क्या मिल रही है, कम मिल रही है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या मिल रही है, हमें कम मिल रही है। तो इट मीन्स दैट द कंज्यूमर इज गेटिंग मोर मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम कमोडिटी वाई। तो इस केस में हम क्या करेंगे, कमोडिटी वाई की कंजम्पशन को बढ़ा देंगे, मोर मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है हमें कमोडिटी वाई की एज कम्पेयर टू कमोडिटी एक्स की। Therefore the consumer will purchase more of Y। तो इस केस में क्या करेगा, कंजम्पशन Y की कमोडिटी कंजम्पशन क्या करेगा, कंज्यूमर ज़्यादा परचेज करेगा, मोर ऑफ Y की कंजम्पशन ज़्यादा करेगा एंड लेस ऑफ X की, रिजल्टिंग इन अ फॉल इन द MUY। तो इस केस में क्या होगा, जो हम क्या है मार्जिनल यूटिलिटी हमारे Y की क्वांटिटी, जब हम क्या है Y की कमोडिटी क्वांटिटी क्या कर देते हैं, इंक्रीज करने लगते हैं। तो इस केस में क्या होगा, जो मार्जिनल यूटिलिटी है हमारी बाई की वो क्या होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी, है ना। वो जब तक डिक्रीज होते चलेगी जब तक क्या है वो मार्जिनल यूटिलिटी एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन पी वाई के इक्वल ना आ जाए। ये दो हमने केस पढ़े। अब आगे देखते हैं हम इसका सुटेबल एक डायग्राम होता है, अगर कैसे हम क्या है इसको अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, अपने टेबुलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, उसको देखते हैं हम। तो पहले कुछ इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। हम इसके अंदर एज्यूम करके चल रहे हैं टोटल मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज 7 रुपीज़ है। जो इनकम हैगी उसके पास कंज्यूमर के पास वो कितनी है, सिर्फ उससे 7 रुपये, विच ही वांट्स टू स्पेंड ओनली एक्स और वाई। वो सिर्फ उसे दो ही गुड के ऊपर कंजम्पशन कर सकता है, एक्स के ऊपर कर ले या फिर वाई के ऊपर। The price of the each of these commodities is 1 rupee। हर एक का प्राइस कितना 1 रुपये है। The consumer will can purchase maximum 7 units of a commodity X or a 7 units of commodity Y के ही कर सकता है ना। The margin utility derived from the consumer from a different units of X और Y। अब देखते हैं इसके अंदर हमने 5 कमोडिटी ली है, हम 5 कमोडिटी इसके ऊपर चलते हैं। तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स दे रखा है और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी वाई दिया हुआ है। हमें सिर्फ और सिर्फ 7 ही कमोडिटी परचेज करनी है। सपोज दैट हमने क्या करा, पहली कमोडिटी इसकी परचेज कर ली, सेकंड कमोडिटी इसकी परचेज कर ली, थर्ड कमोडिटी हमने इसकी परचेज कर ली, फोर्थ कमोडिटी इसकी परचेज कर ली, फिफ्थ इसकी, 6 इसकी और 7 इसकी। ओके, हाँ, और सभी के क्या थे, प्राइस भी इक्वल थे हमारे। तो जब हम क्या कर देख रहे हैं इसके अंदर, हमने एक कंडीशन पढ़ी थी अभी पीछे कि जब हमारा क्या आएगा मार्जिनल यूटिलिटी एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी एम यू वाई अपॉन पी वाई इक्वल आ जाए, तो क्या होगा, हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा हमारा टू कमोडिटीज के केस के अंदर। तो यहाँ पर क्या आएगा, हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे आ रहेगा टू कमोडिटीज के केस पे। 15-15 आ रहा है ना दोनों तरफ, 15 अपॉन 1, तो ये क्या आ जाएगा 15 इक्वल टू 15, है ना। तो ये क्या आ गया, हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे पहुंच के आएगा यहाँ पर। और यहाँ जितनी ये 7 कमोडिटीज इस तरीके से हमने कंजम्पशन करी है, ये क्या देंगे हमें ज़्यादा से सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देंगे एज कम्पेयर टू अदर जो भी अगर हम कोई भी कंजम्पशन करते हैं उन कमोडिटीज के मुकाबले। तो इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, यहाँ लिए है हमने मार्जिनल यूटिलिटी एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी ली है यहाँ पर, और एम यू लिया है हमने वाई, एम यू ऑफ वाई, एंड देन हमने यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स की इधर ले ली और यूनिट्स ऑफ कमोडिटी हमने लिया है वाई की इधर ले ली। और हमारा कंज्यूमर कहाँ पर इक्विलिब्रियम आ रहा है, फोर्थ क्वांटिटी पे, यहाँ बनाया हमने एम यू वाई एंड देन एम यू एक्स। कंज्यूमर विल बी एट इक्विलिब्रियम एट द फोर्थ क्वांटिटी यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स और वाई की कमोडिटी पे एक्स। तो क्या आ रहा है हमारा 4।
नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व की। इंडिफरेंस कर्व बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक है, जैसे कि इसके नाम से पता चल जाएगा क्या है इंडिफरेंस, मतलब जब क्या है हम डिफरेंस की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि दोनों चीज़ों के अंदर कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं, दोनों में कुछ ना कुछ तरीके का डिफरेंस देखने को मिलेगा हमें बोर्ड के अंदर। लेकिन जब हम क्या कहते हैं इसके अंदर इंडिफरेंस, इनमें से कोई भी उसके अंदर डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए कर्व ऑफ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of the combination of different goods providing the same level of satisfaction to the consumer is known as the indifference curve। कोई भी एक क्या है ऐसा कर्व रहेगा, या फिर हम कह सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गुड्स की अलग अलग कॉम्बिनेशन हम दे सकते हैं डिफरेंट गुड्स, या फिर इसके अंदर क्या है दो ही गुड की कॉम्बिनेशन देते हैं, प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर इज, वो क्या दे रहा है हर एक लेवल पे आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा। जैसे ये क्या है हमें कर्व बनाते हैं, ओके एक्स है और ये वाई है, ये एक्स गुड ले लिया हमने, गुड एक्स ले लिया, यहाँ पर क्या ले लिया गुड वाई, और हमने क्या बनाया एक कर्व बनाया। अगर सपोज दैट यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनता है ए पे, और एक कॉम्बिनेशन यहाँ बनता है हमारा बी पे, एक कॉम्बिनेशन हमारा सी पे बनता है, तो इस कर्व के ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशन बनने हैं उस कॉम्बिनेशन वो सभी क्या देंगे हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देंगे, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, हर एक कॉम्बिनेशन हमें क्या दे रहेगा सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहेगा। अब आगे देखते हैं इसके अंदर इंडिफरेंस मैप क्या होता है हमें। Difference map, when more than one curve is represented on the graph showing a different combinations of two different goods on each curve, it is known as a indifference map। अब इस केस में हम क्या देख रहे हैं, ये हमारे पास इंडिफरेंस मैप होता है, ये इसके अंदर एक हमने इंडिफरेंस कर्व बनाया यहाँ, एक इंडिफरेंस कर्व क्या बना दिया इधर बना दिया, एक इंडिफरेंस कर्व इधर बना दिया तो इसके अंदर जो भी हायर इंडिफरेंस कर्व होगा वो क्या देगा हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। अब कैसे भाई आप कैसे कह सकते हो कि जो हायर इंडिफरेंस कर्व होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, इसको भी हम शो करते हैं। जैसे हमने क्या करा, हमने यहाँ से स्टार्ट करा, कोई भी कमोडिटी एक्सपोर्ट की कमोडिटी यहाँ से ली और बाई की कमोडिटी ये ली, है ना। अब नेक्स्ट हमने क्या करा, एक्स की कमोडिटी ये ली और बाई की कमोडिटी क्या ली ये ली, तो हम क्या देखते हैं कि एक्स की कमोडिटी जो हम पहले परचेज कर रहे थे उस कॉम्बिनेशन के अंदर जब हम नेक्स्ट कमोडिटी परचेज करने लगे, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जब हम क्या IC2 पे गए तो हम क्या नेक्स्ट कॉम्बिनेशन परचेज किया, तो उसमें क्या मिल रहा है हमें ज़्यादा गुड्स मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस, और जो हम क्या बाई की कमोडिटी के ले रहे हैं नेक्स्ट IC2 के अंदर तो भी हमें क्या ज़्यादा गुड्स मिल रहे हैं। अब हम IC3 पे जाते हैं, IC3 पे भी क्या मिलेगा आपको ज़्यादा गुड्स मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू IC1 से, यहाँ क्या ज़्यादा आपको गुड्स मिल रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि IC1 क्या देगा आपको कम सेटिस्फैक्शन दे रहेगा, और IC2 क्या देगा हमें एज कम्पेयर टू IC2, और जो IC2 से कंपेयर IC2 क्या देगा हमें कम सेटिस्फैक्शन देगा एज कम्पेयर टू IC3 के, तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कौन दे रहा है IC3, तो हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स अ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल टू द कंज्यूमर। अब देखते हैं आगे इंडिफरेंस शेड्यूल क्या होता है हमारा, जब हम क्या है कि इसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ए टेबल और शेड्यूल दैट शोस अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, ये क्या करता है दो गुड्स की कॉम्बिनेशन को शो करता है, अलग अलग उसके कॉम्बिनेशन को शो करता है, गिविंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, और जो भी कॉम्बिनेशन ले रहा है ना वो हर एक कॉम्बिनेशन पे क्या देगा सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा कंज्यूमर को। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं
कि इंडिफरेंस सेट के अंदर क्या कहते हैं, all bundles or all points of the bundles on a indifference curve that gives the same level of satisfaction with the consumer known as indifference set. अब इन्होंने इंडिफरेंस सेट के लिए है, चॉकलेट्स लिए हैं एक, और आइसक्रीम है हमारे पास, एक कमोडिटी चॉकलेट की, एक कमोडिटी आइसक्रीम की है, और कॉम्बिनेशन एक क्या रहेगा 1,16 होना चाहिए। 1,16 कहाँ है आपका, ये रहा। 2,8 ये सी, 3,4 देन 4,2 देन ई 5,1। जब हम क्या अगर इस कर्व को ड्रॉ कर देते हैं तो हर एक पॉइंट, हर एक सेट क्या देगा आपको, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा। प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इसको देखते हैं। इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट की तरफ क्या करता है, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होता है, एक है लेफ्ट है, एक है हमारा राइट है। तो लेफ्ट से राइट की तरफ क्या होता है, इसको स्लोप करता है, स्लोप डाउनवर्ड होता है। अपवर्ड स्लोपिंग कब कहते हैं हम, स्टेप में, और डाउनवर्ड स्लोपिंग किस स्टेप में कहेंगे, स्टेप में। ओके, अब देखते हैं व्हेन कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस सम क्वांटिटी ऑफ अ गुड to gain an additional unit of another commodity so that the utility remains the same। तो इस केस में ये कैसा है, ये लेफ्ट टू राइट क्यों हो रहा है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों हो रहा है। जब हम किसी भी कमोडिटी, मान लो कि सपोज दैट एक्स की कमोडिटी को अगर हमें इंक्रीज करना है तो हमें क्वांटिटी ऑफ वाई की क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, तो ही इस केस में हम क्या है हम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन कर सकते हैं। अगर एक क्वांटिटी हमें एक्स की बढ़ानी है तो हमें एक क्वांटिटी क्या है वाई की घटानी ही पड़ेगी। यही केस क्या कह रहे हैं, विलिंग टू सैक्रिफाइस सम क्वांटिटी ऑफ अ गुड टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। दूसरे गुड की क्वांटिटी की एडिशनल यूनिट गेन करने के लिए हमें प्रीवियस वाले की एडिशनल एक यूनिट क्या करनी पड़ती है, कम करनी पड़ती है। अब देखते हैं, इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन कैसे, इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये हमारा ओरिजिन है और ये किस शेप में बनना है, हमारा कन्वेक्स शेप में, कन्वेक्स शेप में बनना है ये हमारा इंडिफरेंस कर्व। तो मैं इससे बताने की क्यों होता है ये, द शेप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से होता है हमारा इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इट मींस दैट टू गेन अ सिंगल एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ गुड a consumer to willing sacrifice some more of another commodity। अगर सपोज y की क्वांटिटी क्वांटिटी ऑफ y की अगर उसको क्या है इंक्रीज करनी है तो उसको क्वांटिटी ऑफ x की क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर उसको एक क्वांटिटी y की बढ़ानी है तो उसको x की क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो यही केस कहता है हमारा। जैसे हम क्या कह रहे हैं इस केस में, हमने क्या करा कि अगर हम x की क्वांटिटी हमारे पास 1 है, ओके, और हमें क्या करना है y की क्वांटिटी को बढ़ाना है, तो कितनी आई है हमारे पास, y की क्वांटिटी ज़्यादा है। और नेक्स्ट केस में क्या कह रहे हैं, ये हमारा बनना है 7,2। यहाँ क्या है हमारे पास 2 क्वांटिटी है। अगर हमें एक क्वांटिटी बढ़ानी है इसकी x की कमोडिटी की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कम हमें क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा y की क्वांटिटी से। यहाँ क्या किया है, y की क्वांटिटी डिक्रीज करी गई है। और नेक्स्ट केस में क्या कहते हैं, अगर हमें थर्ड क्वांटिटी तक ले जाना है अपने गुड x का, तो हमें फिर से दोबारा से कम करनी पड़ेगी अपनी y की क्वांटिटी। और लास्ट केस क्या रहेगा, इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर हमें फोर्थ क्वांटिटी तक पहुंचाना है तो फिर हमें दोबारा से रिड्यूस करनी पड़ेगी y की क्वांटिटी। x की क्वांटिटी अगर बढ़ा रहे हो तो हमें क्या है y की क्वांटिटी रिड्यूस करनी पड़ेगी। ये हमने अभी ऑलरेडी पढ़ाई है कि हायर इंडिफरेंस कर्व इंक्लाइंड हायर लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। जितने ज़्यादा हायर इंडिफरेंस कर्व होगा वो क्या देगा, हायर लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन देगा। इतनी दिस प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इज बेस्ड ऑन द assumptions of a monotonic preference। Monotonic preference means that a consumer will always prefer a larger bundles as it gives him a higher satisfaction। तो इस केस में हम क्या देख रहे थे कि हमें क्या है, कम क्वांटिटी मिल रही है एज कम्पेयर टू बी से हमें क्या कम क्वांटिटी मिल रही है।
यहाँ पहले क्या है, इतनी ही क्वांटिटी हम क्या गेन कर सकते हैं गुड एक्स की और गुड वाई की। लेकिन जब हमने क्या करा कि इस साइन डिफरेंस कर्व को ऊपर बढ़ा दिया, ऊपर शिफ्ट कर दिया हमने ऊपर, देन हम क्या कह रहे हैं कि हमें क्या ज़्यादा क्वांटिटी मिल रही है गुड एक्स की भी गुड वाई की भी। और जो कंज्यूमर क्या करता है ऑलवेज प्रेफर है ज़्यादा से ज़्यादा वो गुड्स और सर्विसेज परचेज करना, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स के बंडल को ही वो प्रेफर करता है, वो ऑलवेज मोनोटोनिक प्रेफरेंस देखता है। अब देखते हैं हमारी लास्ट प्रॉपर्टी आती है, टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इंडिफरेंस कर्व क्या कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती ईच अदर। टू आईसीज कैन नॉट रिप्रेजेंट द सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन, दे कैन नॉट इंटरसेक्ट। कभी भी इंटरसेक्ट का मतलब यहाँ से ये लाइन जा रही है और एक ये लाइन जा रही है, वो कभी भी क्या आएगा, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक पाथ के ऊपर। इट मीन्स ओनली वन आईसी, यहाँ क्या आएगा, ओनली वन आईसी। इट मीन्स ओनली वन आईसी विल पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। एक पॉइंट से देखो सिर्फ एक ही आईसी पास कर सकती है। हमने क्या लिया है, IC1 के अंदर जितने भी कॉम्बिनेशन बनने थे उसको ले लिएगा। IC1 देयर आर 2 पॉइंट्स हैं A और C है, और तो वन IC2 के पास क्या है, 2 पॉइंट है B और C। हमने जो IC1 के बनते हमारे जो कॉम्बिनेशन बनेंगे A और C, तो अभी हमने देखा था कि अगर एक ही कर्व के ऊपर 2 पॉइंट लाई करते हैं तो वो क्या देंगे, दोनों ही सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे। दोनों ही कॉम्बिनेशन हमें क्या देंगे, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे। तो वहीं अगर हम देखते हैं इसके अंदर, इस केस में हम क्या देखते हैं कि हमारा बनना है एक कर्व बी पॉइंट सी, बी और सी। ये था हमारा IC1। IC2 पे क्या बनना है हमारा, बी एंड सी। तो ये दोनों भी हमें क्या देंगे, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे। तो ये क्या लिखा उन्होंने, A इक्वल टू सी होगा और B इक्वल टू सी होगा। लेकिन जो हमारा B है, B क्या है, ये है, B शुड ऑलवेज बी इक्वल टू A। क्या जो B है वो क्या है, शुड ऑलवेज बी इक्वल टू A के इक्वल हो जाएगा, नहीं हो सकता, क्योंकि बट दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो ये दोनों कर्व हैं अलग अलग कर्व हैं। IC1 अलग है, IC2 अलग है, और ये दोनों करके इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या होता है कि हमारे जो A इक्वल टू बी नहीं होगा, तो ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि A इक्वल टू बी नहीं होगा। अगर A इक्वल टू बी हो जाता है तो हमारे क्या आएगा, तो डिफरेंस कर क्या करते हैं, एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट कर सकते हैं। अगर ये नहीं होता है तो हम क्या कह सकते हैं कि दोनों कर क्या आएगा, A इक्वल टू बी नहीं होंगे। ओके, तो थैंक यू गाइस, आपको समझ में आया होगा इस चैप्टर के बारे में। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट भी करें, और जिससे हम क्या और ज़्यादा अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करें। So